बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बाद कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स आपने देखने हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स का मतलब है कि कुछ हमने इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है। उनमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो कैटिनेशन है। कैटिनेशन को अगर हम डिफाइन करें तो ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एटम्स होती है। फिर जब एटम्स एक एटम अपने ही जैसे एटम से या खुद से ही लिंक होता है, खुद से ही बॉन्ड बनाता है, हम इसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी काफी सारे एटम्स की होती है, यानी वो कार्बन से सेल्फ लिंक हो सकता है, या इसके अलावा जो सल्फर है, सल्फर भी अपने आप से सेल्फ लिंक हो सकता है। इसी तरह सिलिकॉन है, इसमें भी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब वो जो सेल्फ लिंकिंग है, चाहे वो ओपन चेन लिंकिंग है, चाहे वो साइक्लिक फॉर्म में है, चाहे वो क्लोज फॉर्म में लिंकिंग है, लेकिन जब भी कोई भी एटम खुद से ही लिंक होता है, खुद से ही बॉन्ड बनाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, कैटिनेशन का फिनोमेना सिर्फ कार्बन की हद तक नहीं है, बल्कि और भी काफी सारे एटम्स हैं जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी जो कैटिनेशन का फिनोमेना शो करते हैं। तो फिर ऐसी क्या खासियत है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके फीचर्स में हमने कैटिनेशन का जिक्र किया है। ऐसी क्या यूनिकनेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन बेसिक और एसेंशियल कंपोनेंट है, तो कैटिनेशन ऑफ कार्बन एटम जब हम डिस्कस करेंगे, कैटिनेशन ऑफ, यहां पे हम अगर करें तो कार्बन की जब हम कैटिनेशन देखते हैं तो ये बहुत यूनिक होती है। अब कैटिनेशन होना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो कैटिनेशन है वो स्टेबल कितनी है। अब कार्बन के अलावा भी और बहुत से एटम्स हैं जो कैटिनेशन का फिनोमेना शो करते हैं, लेकिन उनकी जो कैटिनेशन होती है, यानी जब वो एटम्स एक दूसरे से लिंक होकर लंबी लंबी चेन बनाते हैं, जंजीरें बनाते हैं, तो उसको हमने कहा कि ये कैटिनेशन है। अब जो बाकी एटम्स कैटिनेशन का फिनोमेना शो करते हैं वो उतनी स्टेबल नहीं है। कैटिनेशन तो फिर है, लेकिन इतनी स्टेबल कैटिनेशन नहीं है। लेकिन कार्बन की ये यूनिक प्रॉपर्टी है, ये खास प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये जो कार्बन की कैटिनेशन होती है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। स्टेबल इस वजह से होती है कि जो कार्बन और कार्बन की ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है, यानी अगर मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो मुझे ये बहुत ज्यादा एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिसकी वजह से मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो मैं कहूंगा कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है बहुत ज्यादा स्टेबल है। जब कार्बन कार्बन बॉन्ड स्टेबल है तो जो कैटिनेशन का प्रोसेस है कार्बन का वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कार्बन है वो बहुत ज्यादा लंबी चेन बना सकता है। इसी वजह से, इसी कार्बन की इसी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से लाखों की तादाद में, तकरीबन कोई 5 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन की क्या है कि उसमें कैटिनेशन का प्रोसेस है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, पहली फीचर थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये कैटिनेशन का फिनोमेना शो करते हैं। जो दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है या फीचर है, सेकंड फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो नॉन आयनिक बिहेवियर शो करते हैं। यानी इनमें जो बॉन्ड होता है वो नॉन आयनिक होता है, कोवलेंट होता है, आयनिक नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली आपके सामने आपको पता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन जब बॉन्ड हम देखते हैं तो उसमें मोस्टली बॉन्ड कौन से होते हैं कि कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड होता है या कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। अब इससे पहले हम एक रूल पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, जो हमें बताता है कि कौन सा बॉन्ड आयनिक होता है, कौन सा बॉन्ड कोवलेंट होता है। अगर तो बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। और वो मोस्टली कब होता है? जब आपके पास एक चीज जो है वो मेटल हो, एक चीज जो है वो नॉन मेटल हो।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा आ जाए तो वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है, यानी उनका जो बिहेवियर होता है वो आयनिक बिहेवियर होता है। अब कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड में बॉन्ड कौन से होते हैं, या कार्बन का कार्बन के साथ होता है, या कार्बन का हाइड्रोजन के साथ होता है, या इसी तरह कार्बन का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड्स होते हैं। तो इन जितने भी बॉन्ड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जैसे ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 है, इसने बॉन्ड बनाया दूसरे कार्बन के साथ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आ जाए तो वो प्योर नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसी तरह अगर हम कार्बन या हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या देखा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर आ जाए तब वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा। अब हम यहाँ पे देखें 0.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 से बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से कम होता है, इसीलिए इनका जो बिहेवियर होता है वो नॉन आयनिक बिहेवियर, या हम इसको कोवलेंट बिहेवियर भी बोल सकते हैं। ये दूसरी फीचर है या दूसरी प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसके बाद हम अगर देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स ली हैं, एक एग्जांपल मैंने ली है स्टार्च की। अब स्टार्च के इस फॉर्मूले में देखें तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 1000 से ज्यादा भी हो सकती है। अब खुद इमेजिन करें कि इस कंपाउंड के अंदर अगर n की वैल्यू 1000 हो या 10,000 हो तो ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा। जितना बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा उतना ये कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते। ये प्रॉपर्टी सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है। या अगर हम देखें प्रोटीन को देखें, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स को देखें, लिपिड्स को देखें, उनके बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन के अंदर मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो 1000 से लेकर मिलियंस तक होते हैं। तो हम इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मिलियंस में हो तो वो कितना कॉम्प्लेक्स, कितना बड़ा मॉलिक्यूल हो सकता है। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये खासियत होती है कि वो आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। आइसोमरिज्म क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और उस प्रोसेस को हम आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं। आपके सामने यहाँ पे मैंने ब्यूटेन के स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं। अब ब्यूटेन के अंदर देखें, ये मैंने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे मैंने ब्रांच्ड फॉर्म में बनाया। अब मॉलिक्यूल या कंपाउंड एक ही है कि भाई इसके अंदर भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें तो इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर ओपन चेन, इसका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांच्ड है। तो स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट हैं। तो वो प्रोसेस, अब ये देखें, ये दोनों कंपाउंड जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो वो फिनोमेना जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो वो आइसोमरिज्म कहलाता है। और ये आइसोमरिज्म इनकी प्रॉपर्टी किस वजह से होती है, इनके जो इनका नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर की वजह से होता है, इनके डायरेक्शनल बिहेवियर की वजह से होता है। अगर इनका बिहेवियर डायरेक्शनल होगा तो ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका बिहेवियर नॉन डायरेक्शनल होता है जिसकी वजह से ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना भी शो नहीं करते। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये होमोलोगस सीरीज शो करते हैं या सिमिलरिटी इन बिहेवियर शो करते हैं। आप फर्स्ट ईयर में भी होमोलोगस सीरीज के बारे में डिस्कस कर चुके हो। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब
अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि तकरीबन 5 to 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इस टाइम एग्जिस्ट करते हैं। तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज अलग-अलग याद करना पॉसिबल नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, हम उनका एक ग्रुप बना लेते हैं। अब जब फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होगा तो डेफिनेटली सी बात है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती हैं। फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया अल्कोहल की। अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। यानी हम ये चेन इस साइड पे जितनी मर्जी एक्सटेंड कर दें, ये सारे अल्कोहल ही रहेंगे। उसकी वजह ये है कि इनमें सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, सब में अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी होंगी वो इसकी, वो इसकी, वो इसकी, सबकी। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने जितने भी अल्कोहल होंगे उनको एक ग्रुप में इकट्ठा कर लूंगा, जितने भी एल्डिहाइड्स होंगे उनको एक ग्रुप में, जितने भी कीटोन्स होंगे उनको एक ग्रुप में, जितने भी अल्केन होंगे अल्केन, उनके ग्रुप्स बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज याद करेंगे तो हमारे पास सारे मॉलिक्यूल्स की जो उस ग्रुप में होंगे प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इस चीज को हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं कि इनका बिहेवियर, या बिहेवियर से मुराद यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है, इनका बिहेवियर एक जैसा है, या इसी को हम होमोलोगस सीरीज का नाम भी देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है, इनका फीचर होता है कि ये सिमिलर इन बिहेवियर हो सकते हैं, या ये होमोलोगस सीरीज शो करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो है कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद मैं यहां पे इनकी स्पीड की बात कर रहा हूं। किस चीज की स्पीड? कि इनकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए जो टाइम लगता है, जो इनकी स्पीड होती है, जितनी तेजी के साथ या जितने टाइम में ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है, वो इसके रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि इनकी जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। उसकी वजह क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड या मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करते हैं तो उनमें दो प्रोसेस होते हैं। पहले कौन सा प्रोसेस होता है कि उनके आपस वाले बॉन्ड ब्रेक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूं कि ये मैंने रिएक्शन करवाना है, ए मॉलिक्यूल है कोई जिसमें दो ए एटम्स हैं, उसने रिएक्शन करना है बी मॉलिक्यूल्स के साथ और कंपाउंड बनाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, अब अगर मैंने इसको इसके साथ रिएक्शन करवाना है तो भाई इसके पहले आपस में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे, इसके आपस में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे। यानी इस स्टेप को मैंने क्या नाम दिया है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग। यानी पहला स्टेप क्या होगा, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन करते हैं तो दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि इनके आपस में जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग। और दूसरा स्टेप क्या है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो फिर ये चीज इसके साथ, ये चीज इसके साथ, यानी ए बी आपके साथ बन जाएगा। तो जब ए और बी आपस में रिएक्शन करके नई चीज बनाएंगे तो हम कहेंगे कि अब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। दो स्टेप थे इस रिएक्शन के। लेकिन अगर हम यही काम और आयनिक कंपाउंड्स में देखें तो आयनिक कंपाउंड्स में आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं है जो पहले ब्रेक होगा फिर न्यू बॉन्ड बनेगा। आयनिक कंपाउंड में जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई बॉन्ड नहीं है, याद रखिएगा। तो उसमें जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें पहला स्टेप नहीं होता। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग वाला फिनोमेना नहीं होता, सिर्फ दूसरा स्टेप होता है जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो आयनिक कंपाउंड्स में क्योंकि सिर्फ एक स्टेप होता है इसलिए उनके रिएक्शन भी तेज होते हैं, उनके फास्ट होते हैं। लेकिन जो आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्योंकि दो स्टेप्स होते हैं, पहले ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा फिर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए क्या होता है कि इनके रेट ऑफ रिएक्शन जो है या इनकी जो स्पीड होती है वो भी स्लो होती है। ओके, जो लास्ट हमारे पास फीचर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्या है हमारे पास, अभी हम बात कर चुके हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं।
जब ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी पहले होती क्या है कि किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाना, वो सॉल्युबिलिटी कहलाता है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास सॉल्युबिलिटी का एक रूल है केमिस्ट्री के अंदर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है कि एक जैसी चीज में हल होती है, यानी जो ऑर्गेनिक चीज है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, जो इनऑर्गेनिक चीज है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होती है। अब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस रूल को फॉलो करते हुए वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं, तो वो इस रूल को फॉलो करते हुए वो वाटर की बजाय किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो लाइक डिसॉल्व लाइक के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तकरीबन वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे ये बेंजीन है, ईथर है, CCl4 है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से डिसॉल्व होंगे और वाटर के अंदर वो उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। तो ये कुछ हमारे पास फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। इसके बाद हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूज है डेली लाइफ के अंदर वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।